कोई आपको यादगार इंटरव्यू जो है आपका? तो सन 2000 की बात है शायद ये, रंग दे पिया बसंती रे करके एक एल्बम आया था। लेकिन गुलजार साहब से जैसे ही मैंने परिचय को लेकर सवाल किया तो उन्होंने बहुत तल्खी से बोला कि देखिए, अगर आपको गुलजार द डायरेक्टर, राइटर, लिरिसिस्ट के बारे में बात करनी तो आपको बॉम्बे आना पड़ेगा। अभी तो मैं सिर्फ इस एल्बम के बारे में बात कर सकता हूँ। फिर बोले तो आप बाकी सवाल ने कहा, मैं मुझे नहीं करना है, मुझे सिर्फ एल्बम पे बात नहीं करनी। अगर आपको अपने बारे में ही बात करनी है, अपने सिनेमा के बारे में, तो बात कीजिए, नहीं तो हम बात नहीं करते। तो वो कह के मैं छोड़ के चला आया था। यश चोपड़ा कैंप की एक बहुत फेवरेट एक्ट्रेस हैं रानी मुखर्जी, और उनके घर की बहू भी हो चुकी हैं। तो रानी मुखर्जी को भी आपने बहुत शुरुआत के दौर से देखा है, जब उनकी सिर्फ आवाज़ को लेकर जो है बहुत क्रिटिसिज्म उनको शुरू में मिला, और बाद में वही आवाज़ जो है लोग कहते हैं रानी मुखर्जी जैसी आवाज़ चाहिए। तो रानी से जुड़े हुए किससे? तो रानी मुखर्जी की जो पहली हिंदी फिल्म है राजा की आएगी बारात जी, वो मैंने बरेली में देखी थी। तो मेरे साथ ये रहा कि मैं अमर उजाला में और भी सारा काम करता रहा, क्राइम या हेल्थ या कारोबार की बीट्स कवर करता था। सिनेमा मेरा साथ साथ चलता था कि मुझे फिल्म रिव्यू लिख के भेजना है, मैं कहीं भी रहूँ। तो जैसे मैं कभी किसी शादी में हूँ, वहाँ पे बारात निकल रही है, मैं फिल्म देख के लौटा हूँ, फिल्म रिव्यू लिख रहा हूँ और फैक्स कर रहा हूँ मेरठ को कि भैया ये चला जाए ताकि संडे को छप जाए। रानी मुखर्जी की जो पहली फिल्म है उसकी रिव्यू में मैंने लिखा था कि इस लड़की की जो आवाज़ है यही इसकी जीत का कारण बनेगी, यही इसको सुपरस्टार बनाएगी। वो अमर उजाला में आज भी छपा हुआ, किसी के पास कटिंग होगी तो निकाल के देखेगा, उसमें लिखा हुआ है। अच्छा, ये आवाज़ ही इस लड़की की पहचान बनेगी। दूसरा जो है रानी मुखर्जी के साथ है उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस। उनकी हाइट कम है, लेकिन उस हाइट को लेके कभी वो छिपती नहीं है। एक फिल्म आई थी, आई थिंक बंटी और बबली 2 थी या कौन सी फिल्म में उनका इंटरव्यू करने गया था यशराज फिल्म्स में। तो वो बैठी हुई थी, हम दो जैसे हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं वैसे वो हम लोग आमने सामने बैठे हुए थे। तो जो हमारा कैमरामैन था, कई बार कैमरामैन जो होते हैं वो भी उद्दंड टाइप के निकल आते हैं, जो मौका नहीं चूकते किसी स्टार पे टॉन्ट कसने का जी। तो उनकी थोड़ा हाइट कम लग रही थी, तो वो बोला वहीं से पीछे से कि मैं एक नीचे पाटला लगा लगा दूं। क्या पाटला मतलब कोई जैसा पाटा बोलते हैं ना, कि थोड़ा सा हाइट ऊपर हो जाए। और रानी मुखर्जी का आप सेंस ऑफ ह्यूमर देखिए कैसे उन्होंने कंट्रोल किया। तो उन्होंने बोला, दादा इसी हाइट के साथ तो 35 साल निकाल दिए, अब क्या पाटला लगाऊंगी। बोले इसी हाइट से मैं सुपरस्टार बनी हूँ। तो ये होता है कॉन्फिडेंस आपके अंदर शारीरिक कोई कमी है या बाकी कोई कमी है, उसको ये मान के चलिए कोई मनुष्य परफेक्ट नहीं होता है। आप 100% परफेक्ट हो जाएंगे तो आप तो भगवान हो जाएंगे ना, फिर मनुष्य नहीं रहेंगे। मनुष्य इसीलिए है कि आपके अंदर कमियां हैं, और कमियां हैं तभी आप आगे सीखने की कोशिश करते हैं। और सारे बहुत अच्छा व्यक्ति जो होता है फिर वो जाके हिमालय में रहने लग जाता है, फिर वो सन्यासी हो जाता है, फिर भगवान बुद्ध हो जाता है। ठीक बात। और हमारी भारतीय संस्कृति इस तरह की है कि अगर आप किसी को बहुत अच्छी बात बताएंगे, वो मानने के बजाय आपको हो सकता है गुरु मानने लग जाए या भगवान मानने लग जाए, और वो मानेगा नहीं कि यार आप तो चूंकि गुरु हो या आप तो भगवान हो तो आप ये कर सकते हो, हम कैसे करें, हम तो मनुष्य हैं। तो ये भी हमारी परंपरा में अगर आप देखेंगे जो आजकल जो गुरुओं की भरमार है जी। उसके पीछे भी यही कारण है कि लोग गुरुओं में श्रद्धा रखते हैं, मानते नहीं उनकी बात। शुक्ला जी, धुरंधर आपने जाहिर सी बात है दोनों ही देखी होंगी, और धुरंधर के जो धुरंधर स्टार हैं रणबीर, उनके साथ भी आपके बहुत करीबी रिश्ते हैं, और उनकी शादी में भी आप गए तो आपका फोटो बड़ा वायरल हुआ था, गले गले मिलते हुए। वो फोटो वायरल होने का दूसरा एक रीज़न था कि मैं तो दीपिका पादुकोण की तरफ से गया था, दीपिका पादुकोण ने इन्वाइट किया था। रणवीर सिंह से मेरे निजी रिश्ते नहीं रहे कभी, हमारा ज़्यादा जो है वो दीपिका पादुकोण से थोड़ा बेहतर रहा, और निमंत्रण आया तो हम तो लड़की की तरफ से गए थे। और ये संयोग था कि उन दिनों मैंने मूछें रखी हुई थी बड़ी बड़ी, और वो वैसे ही तलवार की नोक की तरह मुड़ी रहती थी। जब मैं शादी में पहुंचा तो दीपिका पादुकोण से पहले उनके पिताजी मुझे देख के चौंके, ये कौन व्यक्ति है। तो दीपिका पादुकोण ने देखा, परिचय कराया, रणवीर सिंह ने मुझे देखा तो हक्के बक्के रह गए। तो उन्होंने पूरा एकदम गले मिल करके, वो फोटो जो है वो वायरल हुआ था कि कोई स्टार जो है किसी सामान्य व्यक्ति को देख के भी चौंक सकता है। तो मैंने उसमें कैप्शन लिखा था कि जब आप किसी सितारे को भी जो है आपके आभा मंडल से आपका कोई सितारा भी चकित हो जाए। तो वो होता है, बाई चांस होता है, संयोग है, ईश्वर का आशीर्वाद है कि लोग आपको देख करके, आपके आभा मंडल को देख करके या आपकी जो भी सरलता है उसको देख करके मोहित होते हैं और आश्चर्यचकित होते हैं। दीपिका पादुकोण की जब भी मैं उनसे मिलता हूँ तो कहती हैं मुझे आपके साथ सेल्फी खिंचवानी है, तो वो सेल्फी खुद ही खींचती हैं कैमरा लेकर के। तो वो है, मतलब ईश्वर का आशीर्वाद है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, माता पिता का आशीर्वाद है कि हम लोगों को संयोग मिलते हैं। तो रणवीर सिंह की जो धुरंधर है उसके बाद से आपने कहीं लिखा भी है कि समीक्षा में अपनी कि भाई धुरंधर ने एक नई लकीर खींच दी, और इतनी बड़ी लकीर है ये कि अब अगर इसको पार करना है तो कुछ ऐसा ही और इससे बेहतर कुछ सोचना होगा।
रणवीर सिंह की जब धुरंधर रिलीज हुई और उसकी पहले की फिल्में आप देखें, सर्कस या 83 बहुत कमाल की फिल्म है, क्रिकेट पे बनी हुई। उस आदमी ने कपिल देव को पर्दे पर जिया है जी। लेकिन वो फिल्म चली नहीं। सर्कस मुझे मानना है कि बहुत अच्छी फिल्म नहीं थी, नहीं चली, उसके मुझे दुख नहीं, लेकिन 83 न चलने का दुख उन सारे लोगों को जो अच्छे सिनेमा को सपोर्ट करते हैं। उसी बीच एक फिल्म रिलीज हुई थी, अनाउंस हुई थी, डॉन 3। तो जब लगातार फिल्में रणवीर सिंह की फ्लॉप हो रही थी तो डॉन 3 के लिए जिसके डायरेक्टर है फरहान अख्तर और ऋतिक रोशन के पास गए थे। धुरंधर जैसे ही हिट हुई तो लौट के फिर वापस आ गए रणवीर सिंह के पास। तब रणवीर सिंह ने मना कर दिया, मैंने फिल्म, उसका काफ़ी लंबा विवाद हुआ कि ये फिल्म नहीं कर रहे हैं, ये देना चाहिए, वो देना चाहिए। उनका ये भी हुआ कि नॉन कॉपरेशन नोटिस निकल गया, लेकिन वो सारी बातें अलग हैं। लेकिन रणवीर सिंह के अंदर जो शेप शिफ्टिंग जिसको बोलते हैं जी। किरदार के हिसाब से खुद को पूरी तरह से बदल देना, ये बहुत अच्छी काबिलियत है। और मुझे लगता है कि यशराज फिल्म से निकलने के बाद जो कुछ 3-4 साल उनके अच्छे नहीं बीते, वो दौर अब ख़त्म हो गया है और अब उनको भी समझ आने लग गया है कि मुझे अपनी उम्र के हिसाब से किस तरह के कैरेक्टर करने चाहिए जो पूरे देश को पसंद आए। जयेश भाई जोरदार जैसी फिल्म गुजरात के लोगों को पसंद आ सकती है, लेकिन वो पैन इंडिया जिसको बोलते हैं ना, अखिल भारतीय फिल्म पसंद नहीं बन सकती। धुरंधर फिल्म एक तो ये है कि उसमें पाकिस्तान में जाके एक हमारा कोई एजेंट है, जाके वहाँ पे लोगों को मार रहा है, सही कर रहा है। एक तो वो है कि हमारा जो नैरेटिव है एंटी पाकिस्तान, वो उसको हेल्प करता है। लेकिन उससे ज़्यादा जो फिल्म है वो एक करेक्टर को जीने की फिल्म है जी। कि हमजा बन के अगर कोई जी रहा है पर्दे पे, जिस एजेंट के ऊपर जिया होगा वो तो नौकरी कर रहा था, भारत ठीक माता बात का है। प्रेम था, लेकिन वो भर्ती हुआ होगा एक सरकारी नौकरी करने के लिए। बाद में उसको देश प्रेम आया, वो जाके मुसलमान बन के राह सब किया, इसके पास तो मजबूरी नहीं थी ना। ठीक बात है। रणवीर सिंह अगर वो सब करके जी रहा है तो इसका मतलब है कि वो एक करेक्टर, जैसे रॉकेटरी की बात कर रहे थे, जी। रॉकेटरी में जो नंबी नारायण का करेक्टर माधवन ने किया है, सेम पैरेलल वही है। और अब धुरंधर जैसी फिल्में आगे बनेंगी चलेंगी नहीं पता मुझे, लेकिन ये तो है कि एनिमल से विभत्स रस को लोग पसंद करने लगे हैं। 9 रस होते हैं हमारे जो नाट्य रस हैं, तो 9 रसों में विभत्स और रौद्र भयानक, इनको लेकर के लीड करेक्टर बहुत कम बने। श्रृंगार, प्रेम, करुणा, हास्य, इन सब पे फिल्में बनती रहीं, लेकिन रौद्र, वीर, भयानक और विभत्स, ये जो 4 रस हैं, तो 4 वो रस 4 ये रस मिला के जब बनता है तब अद्भुत रस बनता है, 9वां रस। तो ये जो 4 रस हैं, इनकी तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है। मैंने एनिमल के ऊपर एक संपादकीय भी लिखा था प्रभात खबर अखबार में कि ये क्यों चल रही हैं धुरंधर या एनिमल जैसी फिल्में। चलने के पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण है जिसको बहुत कम फिल्मकार समझ पाते हैं। हमारी जो जनरेशन है, हमारे बीच के जो बच्चे हैं अभी 20 से 25 साल या 30 साल के जो युवा हैं, उन्होंने बचपन से वीडियो गेम खेले हैं। PS1 जब आया था, आज मुझे लगता है PS7 या PS8 के आसपास पहुंच चुका होगा वो, तो बच्चे वही गेम खेल रहे हैं जिनके माता पिता थोड़ा सक्षम थे, अपने बच्चों को थोड़ा महंगे गेम ला के दे सकते थे। मैंने जो ऑब्जर्व करना शुरू किया, मुझे ये समझ में आया कि जितने भी प्ले स्टेशन के जो गेम्स हैं वो सब विदेश में बन के आ रहे हैं। आज तक भारत अपने बच्चों के लिए वीडियो गेम नहीं बना पा रहा है जिसमें कि हमारे बच्चे आकर्षित हो पाएँ। बाहर से बन के वीडियो गेम क्या आ रहे हैं, उसमें एक ही टारगेट होता है, मारना। यू हैव टू किल समवन। 4-5 बच्चे हेडफोन लगा के अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं और एक कॉमन स्क्रीन के ऊपर उनका गेम चल रहा है और वो सिर्फ मार रहे हैं। तो उनका मिशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मारना। एनिमल क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मारना। धुरंधर क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा से लोगों को मारना। तो ये फिल्में वीडियो गेम जनरेशन की फिल्म है। तो वीडियो गेम की मानसिकता से निकले हुए जो युवा हैं आज के, वो सारी फिल्में देख रहे हैं और ग्रुप में जा रहे हैं। वो जो ग्रुप उनका मिलकर के वीडियो गेम खेलता है। तो ये मानसिकता जिसने समझ ली है कि आज की युवा की मानसिकता क्या है, क्या उसकी अपब्रिंगिंग है, क्या ग्रोइंग है, क्योंकि वो सारे बच्चे अपने हिसाब से पले बड़े हैं, माता पिता बिजी है, नौकरी कर रहे हैं, वो बच्चा घर में वीडियो गेम खेल रहा है। वीडियो गेम क्या खेल रहा है कि मार रहा है? ठीक बात है। तो एक तो जो गेमिंग इंडस्ट्री है, जो सिनेमा से बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जो बहुत कम लोग अभी भारत में समझ पाए हैं। विदेशों में मतलब हॉलीवुड का जितना कारोबार है उससे कहीं ज़्यादा कारोबार गेमिंग इंडस्ट्री का है। तो हर बड़ा स्टूडियो वहाँ पे अपना गेम बनाता है, चाहे वो जेम्स बॉन्ड के ऊपर बने, चाहे वो आपका हैरी पॉटर सीरीज़ पे बने, गेम्स बनते रहते हैं। हमारे यहाँ फिल्मों को गेम में बदलने की अभी बहुत कम लोगों ने सोची है और वो उतना विकसित भी नहीं हुआ है कि प्ले स्टेशन टाइप के गेम भारत में बनने लग जाएँ। तो उस पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत होगी। मुझे लगता है धुरंधर जैसी फिल्में अभी और भी बनेंगी जिसमें कि वैसा ही वायलेंस होगा, क्योंकि भी लोगों को एक स्वाद लग गया है वायलेंस का। किल जैसी एक फिल्म आई थी, किल में तो शुरू से लेकर आखिर तक वो मारता ही रहता है, लेकिन वो भी लोगों ने पसंद की, यूथ को पसंद आई एक्शन फिल्में। हॉलीवुड में लगातार ऐसी फिल्में बनती रही हैं, किल बिल है या जैक रयान, इस टाइप की फिल्में बनती रही, इसमें लगातार सिर्फ एक ही मकसद होता है, हीरो को कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग मार सकता है। जी। ये वीडियो गेम जनरेशन की फिल्में हैं।
ईश्वरा जी, देखिए बहुत आपने बहुत दिलचस्प बात बताई कि समाज और सिनेमा का जो एक रिश्ता है, जो सर्कल है एनिमल और धुरंधर को लेकर, उनके हिट होने का कारण, ये आपने अच्छे से बहुत एक्सप्लेन किया। अब बात करते हैं इंटरव्यूज। आपने एम्पल ऑफ इंटरव्यूज किए हुए हैं, कोई आपको यादगार इंटरव्यू जो है आपका? यादगार इंटरव्यू दो तरह से होते हैं। एक तो जब आप इंटरव्यू करने गए, आपको इंटरव्यू करने में आनंद बहुत आया, और या कभी ऐसा होता है आप इंटरव्यू करने गए और आपने इंटरव्यू नहीं किया। पहले आनंद वाला किस्सा। शाहरुख खान का मैंने एक इंटरव्यू किया था वाराणसी में, जो उनकी फिल्म हैरी मेट सेजल रिलीज होने वाली थी। उसमें उन्होंने बहुत आनंदित होकर बहुत सारे किस्से सुनाए। शाहरुख खान के तो कई बार मैंने इंटरव्यूज़ किए हुए हैं, और हर बार इंटरव्यू करते हैं तो बहुत अच्छे से बात करते हैं और बहुत खुल के बात करते हैं। और अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अगर बताने की बात हो तो एक इंटरव्यू मैंने सुदीप्तो सेन का किया था। सुदीप्तो सेन, उनको नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला अभी। वो करीब हमारा 1.25 घंटे के आसपास चला गया था इंटरव्यू। पहली बार है जिसमें सुदीप्तो सेन ने अपनी लव लाइफ के बारे में, अपने आरएसएस से जुड़ाव के बारे में और अपनी यात्रा के बारे में बताया, और बहुत खुल के बताया, बिना किसी दबाव के, बिना कोई छुपाया, बिना कोई दुराव। वो भी इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ था। अब मैं आपको बताता हूँ इंटरव्यू छोड़ देने वाली बात। हालांकि उनके बहुत सारे फ़ैन हैं, लाखों करोड़ों फ़ैन हैं गुलजार साहब के। ये किस्सा पहली बार मैं बता रहा हूँ। ये अभी कहीं मैं सोच रहा था एक दिन लिखने के लिए, मैं एक दिन एल्बम पलट रहा था, तो उस्ताद सुल्तान अली खान की फ़ोटो थी, उसमें मैं बैठा हुआ था साथ में। तो सन 2000 की बात है शायद, ये रंग दे पिया बसंती रे करके एक एल्बम आया था। उसमें भूपेन हजारिका, नहीं भूपेन हजारिका नहीं, उस्ताद सुल्तान अली खान ने उसमें गाना गाया था। और वो बहुत अच्छे सोनी म्यूजिक के थे। तो 2 एल्बम लॉन्च किए थे उन्होंने। आई थिंक एक मूनलाइट था और एक पिया बसंती रे। उन दोनों के इंटरव्यू मुझे करने थे। तो मैं गया, पहले मैंने उस्ताद सुल्तान खान का इंटरव्यू किया, उसके बाद गुलजार साहब का इंटरव्यू करना था। तो गुलजार साहब से जब मैं गया तो मैंने कुछ बात उनकी परिचय फिल्म, चूँकि मुझे याद है कि मैंने अपने जीवन में पहली फिल्म देखी है वो परिचय है। मैं आई थिंक 5-6 साल का रहा हूँगा, और घर से ज़िद करके गया था कि नहीं मुझे फिल्म देखनी है, आपको दिखानी पड़ेगी, घर वालों को लेके गया था। तो वो एक अलग किस्सा है। लेकिन गुलजार साहब से जैसे ही मैंने परिचय को लेकर सवाल किया तो उन्होंने बहुत तल्खी से बोला कि देखिए, अगर आपको गुलजार द डायरेक्टर, राइटर, लिरिसिस्ट के बारे में बात करनी है तो आपको बॉम्बे आना पड़ेगा। अभी तो मैं सिर्फ इस एल्बम के बारे में बात कर सकता हूँ। तो हमने गुलजार से कहा, ये शर्त हमें नहीं बताई गई थी जब हमें फ़ोन किया गया था कि आपका मैं तो गुलजार का इंटरव्यू करने आया हूँ, मैं इस एल्बम के लिरिसिस्ट का इंटरव्यू करने थोड़ी आया हूँ। अगर आपको सिर्फ एल्बम के बारे में बात की, वो तो प्रेस रिलीज में सारा लिखा हुआ है। तो ये हमारी जो मुलाकात हुई थोड़ा तल्खी से हुई। फिर बोले तो आप बाकी सवाल, ने कहा मुझे नहीं करना है, मुझे सिर्फ एल्बम पे बात नहीं करनी। अगर आपको अपने बारे में ही बात करनी है, अपने सिनेमा के बारे में, तो बात कीजिए, नहीं तो हम बात नहीं करते हैं। तो वो कह के मैं छोड़ के चला आया था। तो हालांकि बाद में बाकी जो सोनी म्यूजिक के कई सारे अधिकारी थे वो आया, आपने गुलजार साहब का इंटरव्यू छोड़ दिया, आपने ये कर दिया। हमने कहा गुलजार साहब का इंटरव्यू नहीं छोड़ा मैंने इस एल्बम के प्रचारक का इंटरव्यू छोड़ा है। आप एल्बम का प्रचार कर रहे हैं तो वो मैं नहीं कर सकता ना। मुझे तो मैं अपने राइटर को लिखूंगा, मेरा जो पाठक है वो अगर गुलजार साहब के बारे में पढ़ना चाहेगा तो उनकी फिल्म मेकिंग के बारे में पढ़ना चाहेगा, उनके गाने के बारे में पढ़ना चाहेगा कि उनका जो पहला गाना है मोरा गोरा अंग लैले मोहे श्याम रंग दे दे, तो उस गाने, पहला गाने के थॉट कहाँ से आए। वो गाना जो अगर ध्यान से सुनेंगे, प्रेम की पराकाष्ठा है ना, कि राधा अगर कृष्ण से कहे कि मोरा गोरा अंग लैले मोहे श्याम रंग दई दे, मतलब 2 देह या 2 बदन इतने करीब होंगे कि एक आदमी की त्वचा का रंग दूसरे आदमी की त्वचा पे चढ़ जाए जी। तो उसके पीछे का थॉट है, अगर उसके ऊपर आप एनालाइज करने जाएंगे तो कितनी बड़ी बातें हो सकती हैं जी, है ना। या उनकी जो फिल्में हैं, फिल्मों के ऊपर बहुत सारी बात हो सकती है। लेकिन फिर मेरा मन खट्टा हुआ, मैंने बात नहीं की, और आज तक मैंने गुलजार का कई बार मौका हुआ, मैंने इंटरव्यू नहीं किया। अच्छा, गुलजार साहब का इंटरव्यू नहीं हुआ आपका?